अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम इंशाल्लाह प्योर मैथमेटिक्स 1 एएस लेवल उसका हमने चैप्टर नंबर 3 एज़ पर बुक स्टार्ट किया है और अपने लेक्चर्स की सीरीज़ के अंदर हमारा चैप्टर नंबर 2 बनता है। उसका लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 2 का जो वैसे कंटेंट है वो स्टार्ट करने से पहले लेक्चर नंबर 1 में लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, जो मैंने बताया था कि आपका एक्सरसाइज 3B का बुक में से क्वेश्चन नंबर 4 बनता है, जिसमें हमारे पास था 3 वर्टिसेस ऑफ ट्रेपीजियम और हमने ट्रेपीजियम बनाया था। ट्रेपीजियम बना के कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी फाइंड करने थे। तो लास्ट में जब मैंने वो लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया, उसके बाद मैंने बोर्ड के ऊपर देखा कि लास्ट एक इक्वेशंस जो हैं वो दोनों कैंसिल आउट हो रही थी, हमारे पास डी के कोऑर्डिनेट्स नहीं निकल रहे थे। तो वो फिर पूरी वीडियो को एडिट करना, सिर्फ उस वाले पार्ट को चेंज करना, और एक काफ़ी लंबा ख्वारी वाला काम था। और फिर उसके बाद या मैं पूरा लेक्चर दोबारा रिकॉर्ड करता, तो मैंने कहा चलो उसको एज इट इज़ जाने देते हैं। मैं इस लेक्चर के अंदर आपको उस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करवा देता हूँ। तो हमारा क्वेश्चन ये था, मैं ज़रा थोड़ा सा दोबारा क्वेश्चन बता दूँ कि हमारे पास 3 वर्टिसेस मतलब 3 पॉइंट्स जो एक ट्रेपीजियम है उसके गिवन है, जो ए बी और सी 1 -5 है, 3 एंड 5 -5 एंड 4। कुछ और इन्फॉर्मेशन गिवन थी क्वेश्चन के अंदर कि ए डी इज़ पैरेलल टू बी सी और एंगल ए डी सी इज़ 90 डिग्रीज, और हमने डी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने थे। और मैंने ये कहा था कि चूंकि अभी तक हमने सिर्फ ग्रेडियंट का टॉपिक पढ़ा है, तो हम सिर्फ ग्रेडियंट को ही यूज़ करके डी के कोऑर्डिनेट्स फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे। तो ट्रेपीजियम भी मैंने बना दिया। ये सेम सारी वही चीज़ें हैं जो पिछले लेक्चर के अंदर मैंने मेंशन की थी, एज इट इज़ उसी तरह, बस हम उसी तरह सॉल्व करेंगे। तो आप लोग ये भी देखिएगा कि बाकी सारा चीज़ वही चलेगी, सिर्फ एंड के ऊपर एक चीज़ उसके अंदर थोड़ी सी चेंज होगी। अब क्या है हमारे पास, ए डी और बी सी दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल। जब दो लाइंस पैरेलल हैं तो इन दोनों के ग्रेडियंट्स भी सेम होने चाहिए। तो इसलिए हमारे पास 2 पॉइंट्स बी और सी, इस लाइन के दोनों पॉइंट्स हमारे पास गिवन है, तो इनको यूज़ करके हम ग्रेडियंट निकाल सकते हैं। तो ग्रेडियंट ऑफ बी सी एम ऑफ इक्वल्स y2 माइनस y1 -5 -4 -5 -4 divided by x2 minus x1 1 minus -5 1 minus -5 -5 -4 is -9 divided by 6 1 plus 5 6। तो हमारे पास आंसर आ जाता है -3/2। हमारे पास आंसर आ गया -3/2। अब अगर ये ग्रेडियंट है लाइन बी सी का, तो यही ग्रेडियंट होना चाहिए लाइन ए डी का भी, है ना। तो ए डी को अगर हम कोऑर्डिनेट्स देखें तो हमारे पास y2 माइनस 1 y1 ग्रेडियंट ऑफ ए डी विच विल बी y2 माइनस y1, y2 हमारे पास y है, y1 हमारे पास 5, तो y माइनस 5 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 x माइनस 3 x माइनस 3। ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको तो आगे सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन हमें ये पता है ये किसके इक्वल है। अगर हमारे पास ये वैल्यूज़ होती तो हमारा आंसर क्या आता, -3/2, क्योंकि दोनों लाइंस पैरेलल हैं और पैरेलल लाइंस का ग्रेडियंट क्या होता है, सेम होता है। तो -3/2 इक्वल्स y माइनस 5 डिवाइड बाय x माइनस 3। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास -3 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल्स 2 इंटू वाई माइनस 5, -3 इंटू एक्स -3x प्लस 9 इक्वल्स 2y माइनस 5। तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके इक्वेशन बना लें तो हमारे पास बनती है 2y इक्वल्स -3x, 5 से जाके प्लस हो जाएगा +14। ठीक हो गया। मैं ज़रा एक दफ़ा दोबारा चेक कर लूँ यहाँ से, ताकि कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। हमारे पास -5 और 4 माइनस बी के कोऑर्डिनेट्स -5 एंड 4 1 एंड -5 1 एंड -5। ठीक हो गया, सही होगी बात यहाँ पे। अब हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। अब लाइन सी और डी का अगर हमें ग्रेडियंट फाइंड करना है, ग्रेडियंट ऑफ सी और डी एम ऑफ
सी डी। हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि जो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं, ये परपेंडिकुलर है ना एक दूसरे के 90 डिग्रीज पे। 90 डिग्रीज का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर होना। तो परपेंडिकुलर जो लाइंस होती हैं उनका ग्रेडियंट कैसे हम फाइंड करते हैं कि भाई जो भी लाइन है जिसके परपेंडिकुलर हैं उस लाइन के ग्रेडियंट का नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लें, या m1 इंटू m2 इक्वल्स -1 कर लें। तो ग्रेडियंट ऑफ सी डी हमने फाइंड करना है। हमारे पास बी सी का ग्रेडियंट है विच इज़ -3/2। अब इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल लिया तो वो बन गया 2/3। अब 2/3 ग्रेडियंट किसका आ गया? 2/3 ग्रेडियंट आ गया सी डी का। जब 2/3 ग्रेडियंट आ गया सी डी का, तो सी डी को भी हम इसी तरह का सॉल्व करें कि ये दोनों कोऑर्डिनेट्स यूज़ करें, कोऑर्डिनेट्स यूज़ करके इनको इक्वेट करें कि भाई ये 2/3 बनता है। तो कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करते हैं, हमारे पास ग्रेडियंट क्या, हमारा फॉर्मूला क्या होता है? y2 - y1 -5 - y डिवाइडेड बाय 1 - x 1 - x। अब ये इक्वल किसके है? ये इक्वल है हमारे पास जो ग्रेडियंट है सी डी का, हमने फाइंड किया ना, सी डी का ग्रेडियंट है 2/3। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो 3 इंटू -5 - y इक्वल्स 2 इंटू 1 - x। 3 इंटू -5 - y इक्वल्स 2 इंटू 1 - x। यह बन जाता है -15 - 3y इक्वल्स 2 - 2x। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लें तो -3y इक्वल्स फिर -15 तो जाके प्लस हो जाएगा -2x + 17। अब देखिए हमारे पास दो इक्वेशंस बन रही हैं, एक ये इक्वेशन बन रही है, एक ये इक्वेशन बन रही है, दोनों डिफरेंट इक्वेशन है। लास्ट टाइम में क्वेश्चन में क्या फ़र्क आया था? सारी चीज़ हम यही सॉल्व कर रहे थे, बट हमने इसी ग्रेडियंट का नेगेटिव रेसिप्रोकल लेके इसके इक्वेट कर दिया था, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। उसमें क्या हो रहा था, सिर्फ जो पहली इक्वेशन आ रही है दूसरी इक्वेशन भी वही आ रही थी, क्योंकि हमने कोऑर्डिनेट्स सेम यूज़ किए थे, पॉइंट्स सेम यूज़ किए थे, तो हमें पॉइंट्स को ज़रा डिफरेंट करना था। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट्स को यूज़ कर लिया, यूज़ करके हमारे पास इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करें। जब इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, आपके पास एक x की वैल्यू आ जाएगी और एक y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया? जब दोनों वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी, वो क्या होगा? एक x कोऑर्डिनेट होगा, एक y कोऑर्डिनेट होगा। ठीक हो गया? मैं उसको सॉल्व कर देता, बट मुझे आज के लेक्चर के लिए बाकी बोर्ड चाहिए। तो हमने डिस्टेंस कर लिया, हमने मिड पॉइंट कर लिया, हमने ग्रेडियंट कर लिया। ठीक है, अब ग्रेडियंट के बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर जो चीज़ आती है वो एक ही चीज़ है जो सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, विच इज़ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है? हमारे पास चीज़ें होती हैं y इक्वल्स mx प्लस c। ये फॉर्म है, ये फॉर्मेट है, और आपने इसी फॉर्मेट के अंदर रहना है। हमारे पास y क्या है, हम मेंशन कर देते हैं। y होता है y कोऑर्डिनेट, m ऑब्वियसली ग्रेडियंट, x क्या है? x कोऑर्डिनेट, और c क्या है? y इंटरसेप्ट। अब मैं इनको एक्सप्लेन करता हूँ। y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट, ये जो स्ट्रेट लाइन है, किसकी इक्वेशन बना रहे हैं? स्ट्रेट लाइन की। वो जो स्ट्रेट लाइन है ना, उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट, उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट एंड उस सेम पॉइंट का x कोऑर्डिनेट। आप ये नहीं कर सकते कि दो डिफरेंट पॉइंट्स का एक का y कोऑर्डिनेट ले लिया और एक का x कोऑर्डिनेट ले लिया। फिर m आ जाता है आपके पास ग्रेडियंट, हमें पता है। c क्या है? y इंटरसेप्ट। c हमारे पास है y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट का मतलब ये होता है द पॉइंट where
द ग्राफ कट्स द वाई एक्सिस। हमने ओ लेवल्स में भी पढ़ा है ये। मैंने ग्राफ लिखा है, लाइन नहीं लिखा। लाइन भी एक ग्राफ होता है ना, तो कोई सा भी ग्राफ हो, बेशक वो क्वाड्रेटिक ग्राफ हो, क्यूबिक ग्राफ हो, जिस पॉइंट के ऊपर वो वाई एक्सिस को कट कर रहा है वो वाई इंटरसेप्ट होता है। ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए हमें दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। अगर वो दो चीज़ें हमारे पास हों तो हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। वो दो चीज़ें कौन कौन सी हैं? पहली चीज़ है हमारे पास पॉइंट। कोई भी एक पॉइंट हमारे पास उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर होना चाहिए। दूसरी चीज़ ग्रेडियंट। अगर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट है और उस स्ट्रेट लाइन का कोई भी पॉइंट हमारे पास मौजूद है तो हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। कैसे? एक एग्जांपल करते हैं। अब एग्जांपल क्या है? हमारे पास पॉइंट ए है 1 और 3 और पॉइंट बी है हमारे पास 4 एंड 9। अब ये हमारे पास दो पॉइंट्स हैं ए एंड बी। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 एंड 3 और ये हमारे पास है पॉइंट बी। बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 एंड 9। अब स्टेटमेंट जो है वो किसी तरह भी एग्जामिनर लिख सकता है। वो क्या सकता है? अ लाइन सेगमेंट ए बी, अ स्ट्रेट लाइन ए बी, अ लाइन पासिंग थ्रू ए बी। स्ट्रेट लाइन है ना, चाहे वो ये दो पॉइंट्स दे दें, चाहे वो ये दो पॉइंट्स दे दें, चाहे इससे भी ये दो पॉइंट्स दे दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। यहीं पे एक चीज़ हमारे पास और भी आ जाती है, हम यहाँ पे उसको मेंशन कर लेते हैं, दैट ग्रेडियंट ऑफ स्ट्रेट लाइन इज सेम। कि स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट जो है वो क्या रहता है? सेम रहता है थ्रू आउट द लाइन। कर्व होता है, उसका ग्रेडियंट चेंज होता रहता है हर पॉइंट के ऊपर, लेकिन स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट हर पॉइंट के ऊपर सेम होता है। अब मैंने क्या कहा कि हमें दो चीज़ें चाहिए, ग्रेडियंट और पॉइंट। हमारे पास पॉइंट्स हैं ना, ठीक है, हैं स्ट्रेट लाइन के ऊपर। हम ग्रेडियंट फाइंड करें, हम ग्रेडियंट फाइंड कर लेते हैं। तो ग्रेडियंट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आता है 9 माइनस 3 डिवाइड बाई 4 माइनस 1 4 माइनस 1। 9 माइनस 3 होता है 6 और 4 माइनस 1 होता है 2। तो 6 डिवाइड बाई 9 माइनस 3 6 एंड 4 माइनस 1 3, सॉरी 2 बोल रहा हूँ यार, मेरी मैथ चेक किया आपने। तो हमारे पास ग्रेडियंट आ जाएगा 2। तो ग्रेडियंट आ जाता है हमारे पास 2। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे? इस इक्वेशन को लिखेंगे एज इट इज़, y इक्वल्स mx प्लस c। हमें दो चीज़ें चाहिए थी, पॉइंट और ग्रेडियंट। अगर ये हमारे पास हो तो मैंने ये कहा कि हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। हमारे पास ग्रेडियंट आ गया। हमारे पास y और x क्या हैं? किसी भी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, चाहो तो पॉइंट A ले लो, चाहो तो पॉइंट B ले लो। हम पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स पुट करें, y की जगह 3, x की जगह 1, m की जगह ग्रेडियंट जो हमने फाइंड किया वो पुट करें, तो हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी, है ना। हम c की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो y की जगह मैंने पुट किया 3 इक्वल्स, m की जगह पुट किया 2, x की जगह पुट किया 1 प्लस c। अब 3 इक्वल्स 2 प्लस c, 2 तो जाके माइनस हो जाएगा, तो c की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। अब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है, इसके अंदर जो वैल्यूज़ पुट करनी है ना आपने, वो सिर्फ वो दो वैल्यूज़ हैं। वो कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं? वो हैं आपके पास y इंटरसेप्ट और ग्रेडियंट। y इक्वल्स mx प्लस c, हमने वैल्यूज़ पुट करनी है ग्रेडियंट की और y इंटरसेप्ट की। तो y इक्वल्स, ग्रेडियंट है 2,
x एज इट इज प्लस c की वैल्यू है 1। ये आपके पास आ गई इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। हमने y की वैल्यू क्यों नहीं पुट की? y और x को एज इट इज रखते हैं, हम इनको एज इट इज क्यों रखते हैं ये भी बताता हूँ, और फिर हम सिर्फ ग्रेडियंट और y इंटरसेप्ट की वैल्यू क्यों पुट कर रहे हैं उन ये भी बात बताते हैं। देखो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट क्या रहता है? हमेशा सेम। जब सेम रहता है, उसने चेंज नहीं होना, तो हम उसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं। एक स्ट्रेट लाइन है, जिस पॉइंट से वो y इंटरसेप्ट y एक्सिस को कट कर रही है, उसका y इंटरसेप्ट वही रहेगा, वो चेंज तो नहीं होगा, तो y इंटरसेप्ट भी कांस्टेंट है, वैल्यू पुट कर दी। अब y और x मैंने वर्ड यूज़ किया था, कोई भी पॉइंट हो सकता है, वो ये पॉइंट भी हो सकता है, ये पॉइंट भी हो सकता है, इन दोनों के अलावा कोई तीसरा पॉइंट भी हो सकता है, कोई चौथा पॉइंट भी हो सकता है। तो मतलब ये कि y की वैल्यू भी चेंज हो सकती है, x की वैल्यू भी चेंज हो सकती है। जब ये दोनों वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं, तो हम इनको वेरिएबल्स की फॉर्म में ही रखते हैं, बिकॉज दे आर वेरिएबल, वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं इनकी। तो इसीलिए हम इन दोनों वैल्यूज़ को, मतलब कोऑर्डिनेट्स जो हैं, इनको y और x की फॉर्म में रखते हैं, और जो वैल्यूज़ कांस्टेंट हैं, जो चेंज नहीं होंगी, वो 2 और 1 जो भी हर स्ट्रेट लाइन के मुताबिक होगी, उनको हम पुट कर देते हैं। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब हम कॉन्सेप्ट यही है, थोड़े से इसके एक दो प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह करते हैं, और उसी के अंदर जो कुछ सिनेरियोज होंगे, कुछ चीज़ें और आएंगी, तो वो मैं साथ साथ आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। उससे पहले एक चीज़ का ध्यान रखें, समटाइम्स ऐसे होता है कि हमारे पास इक्वेशन गिवन होती है, और उस इक्वेशन को यूज़ करके हम ग्रेडियंट या y इंटरसेप्ट फिगर आउट करना चाह रहे होते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इक्वेशन थी 3x प्लस या 4x प्लस 2y इक्वल्स 6। अब इक्वेशन है, इक्वेशन से हमने ग्रेडियंट फाइंड करना है, हमने y इंटरसेप्ट फाइंड करना है। तो भाई सबसे पहले मेक श्योर करना है कि इक्वेशन आपकी इस फॉर्म के अंदर हो, y इक्वल्स mx प्लस c की फॉर्म में हो। तो हमने इसको चेंज किया, 2y इक्वल्स माइनस 4x प्लस 6। ओके सर, आ गई y इक्वल्स mx प्लस c, ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट सर -4, y इंटरसेप्ट सर 6। गलत, ग्रेडियंट भी गलत और y इंटरसेप्ट भी गलत। यहाँ पे y के साथ 2 है, हमने y को सब्जेक्ट बनाना है। इवन अगर y के साथ सिर्फ माइनस का साइन भी है, हमने वो भी नहीं रहने देना सब्जेक्ट। जब बना रहे होते हैं तो माइनस के साइन को भी चेंज करते हैं ना, तो y के साथ जो 2 है, इसको भी इस साइड पे लेके जाएं। और मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे पूरे को ना डिवाइड करें, सबको, दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दें। -4x डिवाइड बाई 2 प्लस 6 डिवाइड बाई 2। अब आपके पास प्रॉपर इक्वेशन बनी है -2x प्लस 3। अब आप ये कह सकते हैं सर द ग्रेडियंट इज -2 एंड y इंटरसेप्ट इज 3। ठीक हो गई ये बात? क्लियर है कि इक्वेशन जब भी यूज़ करते हुए आपने यहाँ पे फाइंड करना है क्या? ग्रेडियंट और y इंटरसेप्ट। तो आप पहले उसको y इक्वल्स टू mx प्लस c की फॉर्म के अंदर लेकर आएंगे प्रॉपर तरीके की, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे, फिर सिंप्लीफाई करने के बाद जो आपके पास कोफिशिएंट ऑफ x होगा वो ग्रेडियंट होगा, और साइन को इग्नोर नहीं करना, और जो कांस्टेंट होगा सिंपल, वो आपका y इंटरसेप्ट होगा। ठीक हो गई ये बात? अब हम इस इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं उस पॉइंट, उस लाइन के ऊपर किसी भी और पॉइंट का एक कोऑर्डिनेट अगर हमारे पास है, तो दूसरा कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए। मैं ये चीज़ क्योंकि ओ लेवल्स वाली है, वर्बली बताना चाह रहा हूँ कि मेरे पास आगे थोड़ी सी जगह हो कि मैं 2 एक क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवा सकूँ। देखें, अगर यही इक्वेशन थी हमारे पास y इक्वल्स 2x प्लस 1, या आप ये वाली इक्वेशन ले लें y इक्वल्स -2x प्लस 3, मैं कहता हूँ इस लाइन के ऊपर एक और पॉइंट है जिसका x कोऑर्डिनेट है 2, उसका y कोऑर्डिनेट फाइंड करें। तो x कोऑर्डिनेट हमें पता है, हमारे पास इक्वेशन है, हम इस x
में वो एक्स कोऑर्डिनेट पुट करते हैं। हमने क्या कहा, वो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 2, तो यहाँ पे 2 पुट किया, -2 × 2 -4, -4 + 3 -1, तो वाई कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गया -1। सही होगी बात। चलो अब वो हम एग्जाम्पल क्वेश्चन करते हैं। आप लोग खुद से भी उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये एक्सरसाइज 3C का क्वेश्चन नंबर 6 है। तो मैं ज़रा क्वेश्चन देख लेता हूँ साथ सामने से। मैंने समझाया हमेशा से कि मुझे ज़ुबानी याद क्वेश्चंस नहीं होते। तो हमारे पास P इज़ द पॉइंट -4 and 2 and Q इज़ द पॉइंट 5 and -4। P जो एक पॉइंट है -4 and 2 और दूसरा पॉइंट है हमारे पास Q। Q इज़ 5 and -4। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन में वो ये कह रहे हैं, अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू P परपेंडिकुलर टू PQ। एक लाइन ड्रॉ की गई है थ्रू P। फॉर एग्जाम्पल अगर ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है Q। वो क्या कह रहे हैं, एक लाइन ड्रॉ की गई है विच इज थ्रू P, P से गुजर रही है परपेंडिकुलर टू PQ। तो P से गुजर रही है लाइन और परपेंडिकुलर है PQ के। तो जब ये लाइन परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्रीज यहाँ पे, जब भी आप क्वेश्चंस करने लगें तो अपने सामने ज़रा चीज़ों को वो बना लें, थोड़ी सी वो डायग्राम सी छोटी सी बना लिया करें, उससे बड़ी आसानी हो जाती है क्वेश्चन सॉल्व करने में। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन में वो ये कह रहे हैं, टू मीट द y एक्सिस एट R। तो फॉर एग्जांपल अगर ये एक्सिस y एक्सिस वगैरह चल रहे थे या जो रैंडम हमने बना लिया सिर्फ पॉइंट R को शो करने के लिए, ये पॉइंट P था, ये है पॉइंट R। PQ लाइन है, एक और लाइन थ्रू P परपेंडिकुलर टू PQ मीट्स द y एक्सिस एट R। हमने चीज़ सामने बना ली। अब क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन L1। इस ये वाली जो लाइन है, जो ये लाइन गुजरी है, उन्होंने इस लाइन को L कह दिया। इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, कोई मुश्किल नहीं है, इंतहाई आसान। कैसे, देखो हमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड करने के लिए दो चीज़ें चाहिए, ग्रेडियंट चाहिए, दूसरी चीज़ पॉइंट चाहिए। हमारे पास ये जो लाइन है, ये लाइन गुजर रही है पॉइंट P से, तो पॉइंट P हमारे पास है ना, तो एक पॉइंट तो उस लाइन के ऊपर हमें मिल गया, कि जो पॉइंट चाहिए ना हमें वो तो मिल गया। अब ग्रेडियंट चाहिए, अगर ग्रेडियंट आ जाए हमारे पास तो हम इस लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो ग्रेडियंट कैसे फाइंड करेंगे, ये तो लाइन के ऊपर पॉइंट ही है, क्या ग्रेडियंट के लिए तो दो पॉइंट्स चाहिए होते हैं। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन यूज़ करो कि जो परपेंडिकुलर का कहा कि परपेंडिकुलर का ग्रेडियंट हम फाइंड कर सकते हैं ना। अगर हम PQ का ग्रेडियंट फाइंड कर लें तो हम इस परपेंडिकुलर लाइन का भी ग्रेडियंट फाइंड कर सकते हैं। चलो फाइंड करते हैं। अब हमारे पास है ग्रेडियंट ऑफ PQ इक्वल्स, मैं डायरेक्ट करता हूँ, y2 - y1 -4 -2 -4 -2 डिवाइड बाय x2 - x1 5 -4, तो ये हो जाएगा 5 + 4। ठीक है, 5 - -4, हमारे पास आंसर आता है 4 -4 -2 -6, 5 + 4 10। तो ये आंसर हमारे पास आ गया -3/5। ये ग्रेडियंट है PQ का। तो ग्रेडियंट ऑफ लाइन L, इसका अगर हमें ग्रेडियंट फाइंड करना है तो जो PQ का ग्रेडियंट था उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लिया, m1 × m2 = -1, तो मैंने बताया हुआ है, लेकिन शॉर्ट हम किस तरह चलते हैं, नेगेटिव रेसिप्रोकल लिया, उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 3/5। मेरी आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी स्पीड ज़्यादा होती जा रही है ना। अच्छा, 3/5 ग्रेडियंट आ गया। अब जब ग्रेडियंट भी आ गया, अब हमारे पास पॉइंट P भी है, हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम आगे और नई चीज़ें भी सीख लेंगे साथ। अब जैसा अगर मैं चाहूँ तो हम इस मेथड के थ्रू
भी फाइंड कर सकते हैं। क्या फाइंड कर सकते हैं? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। मैं नॉर्मली यही मेथड यूज़ करता हूँ हमेशा, वरना एक मेथड और भी है। वो क्या है? वो होता है y माइनस वाई वन इक्वल्स एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। y माइनस वाई वन इक्वल्स एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये भी एक फॉर्मूला है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड करने का। देखें, y और x इनको नहीं छेड़ना, एज इट इज़ रखें। y1 वो जगह है जहाँ पे आपने y कोऑर्डिनेट पुट करना है। जिस तरह यहाँ पे हमने इधर y की जगह y कोऑर्डिनेट पुट किया, x की जगह x कोऑर्डिनेट पुट किया, फिर हमारा c निकल आया। ये ज़रा एक शॉर्ट तरीका है कि यहाँ पे आपको c अलग से फाइंड नहीं करना पड़ता। तो हम क्या करते हैं, y माइनस वाई वन इक्वल्स एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। वाई माइनस वाई वन क्या है? मतलब हम कोई भी इनमें से पॉइंट ले सकते हैं P या Q में से? नहीं ले सकते। हम एक ही पॉइंट ले सकते हैं, वो पॉइंट कौन सा होगा? P। क्यों? क्योंकि लाइन L की बात हो रही है और लाइन L के ऊपर एक ही नोन पॉइंट है, वो है पॉइंट P। तो हम P के कोऑर्डिनेट्स यूज़ करते हैं -4 and 2। तो y कोऑर्डिनेट है 2 इक्वल्स m की वैल्यू क्या है? 3/5 इंटू x एज इट इज़। अब x1 की जगह आपने वैल्यू पुट कर देनी है x कोऑर्डिनेट की। वो क्या है? -4 -4। अब हमारे पास चीज़ क्या आ जाती है? y माइनस 2 इक्वल्स 3/5 x, मैंने इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। -4 क्या होता है आपके पास? +4। तो ये प्लस 3 4 12, 12/5। ठीक हो गया। अब इस इक्वेशन इसको आप सिंप्लीफाई करें, ऑटोमेटिकली आपके पास y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म के अंदर एक इक्वेशन आ जाएगी और इस मेथड के थ्रू हमें y इंटरसेप्ट फाइंड नहीं करना पड़ता। लेकिन चूंकि अक्सर मैं ख़ुद कंफ्यूज हो जाता था, कभी मैं y की वैल्यू यहाँ पुट कर देता था, जब मैंने खुद ओ लेवल्स किया था तो फंस जाता था, ओ यार वैल्यू गलत डाल दी, ओ यार ये y1 तो इधर ही रह गया। तो फिर मैंने अपने आप को स्टिक कर लिया इस मेथड के ऊपर कि ठीक है यार, मैं c फाइंड कर लूँगा, खैर है, लेकिन ये जो y माइनस वाई वन और x माइनस एक्स वन है ना, ये वाली कन्फ्यूजन ना हो मुझे। लेकिन मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको दोनों मेथड्स बताऊं ताकि आपको जौन सा आसान लगे, जो और जिस मेथड के ऊपर आप चलना चाहें आप उसके ऊपर चल सकते हैं। तो सॉल्व करते हैं। y इक्वल्स 3/5x प्लस 12/5 प्लस 2। हम अगर इसको इस फॉर्म के अंदर इक्वेशन को छोड़ देते हैं ना, तो ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। जितना सिंप्लीफाई हो सकता होता है हमने उसको सिंप्लीफाई करना होता है। तो 12/5 प्लस 2 हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? 22/5। तो फाइनल आंसर है इक्वेशन ऑफ लाइन एल y इक्वल्स टू 3/5x प्लस 22/5। इन दोनों का जब हम LCM लेंगे तो 2 के नीचे 1, तो 1 5 2 5 10 और 12 प्लस 10 इज़ 22। ठीक हो गया। ये था हमारा इस क्वेश्चन का पहला पार्ट ए। अब पार्ट बी क्या है इस क्वेश्चन का? पार्ट बी में ये कहते हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट आर। इस पॉइंट आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट आर, किसके हमने पॉइंट्स फाइंड करने हैं? आर के। अब आर कहाँ पे लाई कर रहा है? एक्स वाई एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। तो ये चीज़ तो हमने ओ लेवल्स में भी पढ़ी है कि वाई एक्सिस के ऊपर हमेशा एक्स क्या होता है? ज़ीरो। अगर एक्स ज़ीरो है, यहाँ पे इक्वेशन है हमारे पास, हम एक्स की जगह ज़ीरो पुट करें तो हमारे पास वाई के कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं ना। अगर एक्स एक्सिस के ऊपर फाइंड करना हो, मैं अपनी तरफ से एडिशन कर देता हूँ इस क्वेश्चन के अंदर कि एक्स एक्सिस के ऊपर मैंने वाला ये जो पॉइंट है ना, इसको मैंने पॉइंट कह दिया पॉइंट z। चलो एक वेरिएबल दे देते हैं पॉइंट z। पॉइंट r हमने फाइंड करना है, x को ज़ीरो लिया y आ गया। यहाँ पे z फाइंड करना है, y को ज़ीरो लिया x आ जाएगा। सही है। अब इक्वेशन क्या है हमारे पास? y इक्वल्स 3/5x प्लस 22/7। तो x r के लिए हमने
x की जगह 0 पुट किया, यहाँ 0 पुट किया, ये सब वैल्यू 0 हो गई, तो y आ गया हमारे पास 22/7। ठीक हो गई बात, क्लियर। और इसी तरह अगर हमने x फाइंड करना होता ये वाला, और y को हम 0 रखते, x की वैल्यू हमारे पास आ जाती। तो ये था हमारा एक क्वेश्चन जो कंप्लीट हो गया। एक चीज़ में मैं पहले ही माजरत करता होता हूँ भाई कि अगर ये सारी चीज़ें, क्योंकि मैंने मेंटली कैलकुलेट कर रहा होता हूँ फ्रैक्शंस वगैरह भी स्पेशली, तो अगर कोई कैलकुलेशन के अंदर मसला है ना तो वो भाई उसको थोड़ा इग्नोर कर देना। अगर आपको लगे कि सर ने वो यहाँ पे प्लस गलत कर दिया तो भाई उसको जाने देना। हाँ, कभी अगर ऐसा हो कि मैंने किसी कॉन्सेप्ट के अंदर कोई मिस्टेक कर दी है तो उम्मीद तो यही होती है कि यार अगर वो मुझे पता लग गया कि यार मैंने ये चीज़ थोड़ी सी गलत कर दी है तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर लाजमी कवर अप कर लेता हूँ। लेकिन वो कैलकुलेशन मिस्टेक्स होती हैं ना तो हम उसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ह्यूमन एरर इज़ ऑलवेज देयर, फिजिक्स में पढ़ा होगा ना, ह्यूमन एरर कभी ख़त्म नहीं होता, वो रह सकता होता है, मिनिमाइज़ किया जाता है लेकिन फुली एलिमिनेट उसको नहीं कर सकते। अब आ जाते हैं हम अगली चीज़ के ऊपर। अगला क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करने हैं, उसके अंदर एक नई चीज़ हम सीखेंगे भी साथ, और उसी के साथ फिर हमारा ये जो ओ लेवल्स वाला सेक्शन है ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, वो ख़त्म हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन मैं उसको एग्जाम्पल की हेडिंग दे देता हूँ ताकि डिफ्रेंशिएट हो सके कि ये अगला क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। अब ये बेसिकली क्वेश्चन नंबर 7 है उसी सेम एक्सरसाइज का, जो हम अब एक्सरसाइज है 3C। अब उन्होंने दो इक्वेशंस हमें दी हैं। उन्होंने कहा द लाइन 1 हैज़ इक्वेशन 3x - 2y = 12। लाइन 1 की इक्वेशन है 3x - 2y = थोड़ा करीब करके लिखते हैं भाई, जगह ज़्यादा नहीं है। 3x - 2y = 12। और लाइन 2 की इक्वेशन है हमारे पास y = 15 - 2x। y = 15 - 2x। ये दो लाइंस हैं हमारे पास जिनकी इक्वेशन हमें गिवन है। पार्ट ए क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि द लाइन L1 एंड L2 इंटरसेक्ट एट पॉइंट ए। पहला पार्ट में फाइंड L1 एंड L2, मैंने थोड़ा सा मेंशन भी कर देता हूँ क्वेश्चन, इंटरसेक्ट एट ए, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। लाइन L1 एंड L2, याद रखें कोई भी दुनिया की लाइन है वो हमेशा इंटरसेक्ट करेंगे स्वाय पैरेलल लाइंस के। अगर पैरेलल नहीं है तो वो किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर लाजमी इंटरसेक्ट करेंगे। अब लाइन L1 एंड L2, फॉर एग्जांपल एक लाइन ये जा रही थी, ठीक है, और एक लाइन कुछ इस तरह आ रही थी, तो ये पॉइंट ए के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हमने ये पॉइंट ए फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। जब दो लाइंस हैं और उन दोनों लाइंस की इक्वेशन आपके पास है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो हम हमेशा जो इक्वेशंस हैं उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। तो हम ये यहाँ पे अपने पास साइड पे नोट लिख लेते हैं, क्योंकि ये हमारे पास एक ज़रा नई चीज़ आ गई। नई चीज़ क्या है, टू फाइंड पॉइंट ऑफ intersection of two lines, we solve them simultaneously। ठीक हो गया, टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस वी सॉल्व देम साइमल्टेनियसली। यहाँ पे साथ ही आपको एक चीज़ और भी बता देता हूँ कि अगर आपने एक स्ट्रेट लाइन और एक कर्व को भी साइमल्टेनियस उसको सॉल्व करेंगे ना,
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए, तो भी आप उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। दोनों कर्व्स आ जाएं तो भी साइमल्टेनियसली ही सॉल्व करेंगे। सही है, तो इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास y ऑलरेडी सब्जेक्ट बना हुआ है 15 माइनस 2x। y की वैल्यू क्या है 15 माइनस 2x। साइमल्टेनियस इक्वेशंस तो पक्की है ना आप लोगों की। अगर किसी की नहीं है तो अभी तो मैंने ओलेवल्स का लेक्चर अपलोड नहीं किया वाला, लेकिन चंद दिनों में हो जाएगा, तो आप वहाँ से देख लें साइमल्टेनियस इक्वेशंस को भी हम कैसे लेके चलते हैं। बल्कि नहीं, यहाँ पे अभी क्वाड्रेटिक्स के लेक्चर के अंदर भी जो मेरा है वहाँ पे भी मैंने उसको डिस्कस किया हुआ है। तो हम y की जगह y की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। सो 3x माइनस 2 इंटू 15 माइनस 2x इक्वल्स 12। तो 3x माइनस 30 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 15 माइनस 30 माइनस 2 इंटू माइनस 2x माइनस 4x इक्वल्स 12। 3x माइनस 4x माइनस x इक्वल्स 30 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 42। तो x इक्वल्स नीचे लिख देते हैं यार, x इक्वल्स माइनस 42। x की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस 42। यही था ना, 3x माइनस 2y इक्वल्स 12। रीचेक कर रहा हूँ ज़रा ताकि कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। तो 15 माइनस 2x, तो माइनस 2 इंटू 15 माइनस 30, ये देखा माइनस 2 इंटू माइनस 2x प्लस 4x, तो ये हमारे पास 7x बनता है। तो 7 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल्स 6। अब ये मेरा कैसे ध्यान गया कि यार कोई मिस्टेक तो नहीं है, क्योंकि कोऑर्डिनेट की वैल्यू बहुत ज़्यादा आ रही थी। आ सकती है, ये नहीं कि नहीं आएगी, वो सर की नहीं आई थी, सर का ध्यान चला गया, लेकिन नॉर्मली नहीं होता इस तरह। सही है, अब x की वैल्यू आ गई 6, x की वैल्यू 6 आ गई। दोनों इक्वेशंस में से कहीं पे भी पुट कर लो, आपके पास y आ जाएगा। अब जब यहाँ पे y ऑलरेडी सब्जेक्ट बना हुआ है, y इक्वल्स 15 माइनस 2x, x की वैल्यू है 6, तो y इक्वल्स 15 माइनस 2 इंटू 6, तो आंसर क्या आ जाएगा y इक्वल्स 3। तो वो जो पॉइंट A है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 6 एंड 3। ठीक हो गया, साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब इस क्वेश्चन का अगला पार्ट उन्होंने क्या, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू A दैट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन L1। ये है अब मज़े का क्वेश्चन। देखो, अब मैं यहाँ पे डायग्राम बना सकता हूँ लेकिन नहीं बनाता, कि ताकि आप लोगों को ये भी पता हो कि अगर हमें डायग्राम नहीं बनानी, बगैर डायग्राम बनाए भी हम कैसे इक्वेशन में से इंफॉर्मेशन निकालें और समझें उस चीज़ को। क्योंकि समटाइम्स ऐसे होता है कि स्टेटमेंट ऐसी होती है कि हम डायग्राम बनाना चाह रहे होते हैं, लेकिन वो डायग्राम बन ही इतनी अजीब सी रही होती है, या हम उसको सही प्रॉपर तरीके से ड्रॉ नहीं कर पा रहे होते, स्केच नहीं कर पा रहे होते, जिसकी वजह से हमारी डायग्राम गलत होती है और हमारी वैल्यूज़ कुछ और बता रही होती हैं, और हमारा वो जो स्केच सामने बनाया होता है अपनी आसानी के लिए, वो हमें कुछ और बता रहा होता है। तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है फिर कि यार ये तो ये बन रही है लेकिन यहाँ तो नहीं होना चाहिए, ये तो हमारी वर्किंग ये बता रही है। अब या हमारी डायग्राम गलत है या हमारी वर्किंग गलत है। तो इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए हमें ये भी आना चाहिए कि डायग्राम बनाए बगैर सिर्फ स्टेटमेंट को देख के हम ये चीज़ समझें कि ओके ये चीज़ हो रही है, तो इसके लिए हमें क्या क्या करना होगा, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। अब जिस तरह ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन क्या है, उन्होंने कहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू ए। चीज़ लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू ए। मैं डाटा अलग कर रहा हूँ। इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू ए, ये जो पॉइंट ए था ना, इससे गुजरती हुई जा रही है। अब इससे गुजरती हुई जा रही है तो इसका मतलब क्या है, उस लाइन के ऊपर हमें एक पॉइंट मिल चुका है, एक पॉइंट मिल गया है। वो पॉइंट क्या है, ए, विच इज हमने अभी उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए हैं 6 एंड 3। अगली इंफॉर्मेशन, दैट इज परपेंडिकुलर टू लाइन L1, इस लाइन के परपेंडिकुलर, वो भी लिख लेते हैं। चलो,
परपेंडिकुलर टू लाइन L1। पार्ट बी में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है कि हमारे पास एक इक्वेशन, हमने एक लाइन की फाइंड करनी है जो ए से पास करती हुई जा रही है और वो परपेंडिकुलर है किसके, लाइन L1 के। याद रखिएगा, समटाइम्स ऐसा होता है कि ए लेवल्स के अंदर कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं सर वो ये तो इन्फॉर्मेशन बस ऐसे ही गिवन थी, इसके बगैर भी हमने कर लिया। अगर उसके बगैर आपने कर लिया है तो आपने गलत किया है। ए लेवल्स के अंदर किसी क्वेश्चन के अंदर मैथ्स में एग्जामिनर इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन कभी नहीं देता। एग्जामिनर को पता होता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है यही यूज़ करके जो स्टूडेंट है वो प्रॉपर आंसर निकाल सकते हैं, अगर इसके बगैर निकालेगा तो वो गलत हो जाएगा। तो हमें ये दोनों इन्फॉर्मेशंस यूज़ करनी है। लाइन थ्रू ए हमें पता लग गया भाई पॉइंट यूज़ होगा। अब जो दूसरी दी है परपेंडिकुलर टू लाइन L1, जब नॉर्मली परपेंडिकुलर का वर्ड यूज़ करें ना तो आपके दिमाग में फ़ौरन आ जाना चाहिए कि हम ग्रेडियंट यूज़ करेंगे किसी तरीके से। ये ग्रेडियंट की बात हो रही है, ये ग्रेडियंट की तरफ इशारा है। क्यों? क्योंकि देखो अभी तक जितना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हम पढ़ चुके हैं, जब भी परपेंडिकुलर का वर्ड आया वहाँ पे हमने ग्रेडियंट के साथ ही उसको लिंक किया। परपेंडिकुलर ग्रेडियंट के अलावा किसी और जगह के ऊपर यूज़ हमने नहीं किया। या किया हो? नहीं किया ना? अगर किया तो आप मुझे बताएं। नहीं किया और ना हम करेंगे। जब भी परपेंडिकुलर की बात होगी क्या होगा कि हम वहाँ पे भाई हमेशा ग्रेडियंट की बात करेंगे, तो हमें लिंक मिल जाता है कि हम ग्रेडियंट की तरफ जाएं यहाँ से। तो लाइन L1 से हमें क्या मिल जाएगा, ग्रेडियंट। लाइन L1 की जो इक्वेशन है 3x माइनस 2y इक्वल्स 12। अब ग्रेडियंट फाइंड करना है, पहले क्या करेंगे, y इक्वल्स टू mx प्लस सी की फॉर्म में लेकर आएंगे, है ना। y इक्वल्स mx प्लस सी जब हम इसकी फॉर्म के अंदर लेकर आएंगे तो हमारे पास, मैं डायरेक्ट करके ले दूँ, आप लोग कर लोगे ना उम्मीद है। तो हम इसको लिखते हैं 3x उधर ले गए, 12 माइनस 3x माइनस 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो y इक्वल्स माइनस 3x बाय माइनस 2 प्लस 12 बाय माइनस 2। तो ये फाइनली हमारे पास जो इक्वेशन बन जाती है y इक्वल्स 3/2x माइनस 6। अब ग्रेडियंट हमें पता लग गया, ये L1 का ग्रेडियंट है, किसका, लाइन L1 का। तो ग्रेडियंट ऑफ L1 इक्वल्स 3/2। और इसी के साथ हमारे पास हमने फाइंड क्या करना है, ग्रेडियंट हमें कौन सा चाहिए, L1 का ग्रेडियंट नहीं चाहिए, L1 के परपेंडिकुलर एक लाइन गुजर रही है उसका ग्रेडियंट चाहिए, क्योंकि हमने इक्वेशन उसकी फाइंड करनी है। L1 की तो इक्वेशन ऑलरेडी है, तो परपेंडिकुलर लाइन का ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो -2/3 हो जाएगा। अब देखो दोनों चीज़ें हमारे पास आ गई, हमारे पास ग्रेडियंट भी है और हमारे पास एक पॉइंट भी है विच इज़ 6 and 3। नाउ वी विल यूज़ y इक्वल्स mx प्लस सी, और अगर आपका दिल है तो y माइनस y1 इक्वल्स m इंटू x माइनस x1। दोनों में से कोई से भी ये वाला फॉर्म यूज़ कर लें या ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लें, आपके पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन सेम आएगी, ठीक है। बल्कि आप लोग करिएगा दोनों से करें ताकि कंफर्मेशन भी हो जाए ना ज़रा कि दोनों से सेम आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, सही है। तो हमारे पास ये वाला भी क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन था, हमने सॉल्व कर लिया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात मैंने वही की थी कि ये अभी तक का जो सारा कॉन्सेप्ट है ये सब का सब क्या है, ये ओ लेवल्स का कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ओ लेवल्स का है, क्वेश्चन ओ लेवल्स का नहीं है, क्वेश्चन ए लेवल्स का है। अभी जब आप बुक के अंदर देखेंगे ना तो थोड़े इससे भी टफ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो आपने प्रैक्टिस लाजमी करनी है। एक्सरसाइज 3A 3B 3C हम कर चुके हैं, कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुका है। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर जो कॉन्सेप्ट आएगा वो नया कॉन्सेप्ट होगा, वो अगले लेक्चर के अंदर ही इंशाल्लाह हम उसको करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक हो गया। बाकी वही बात है, कोई गलती कोताही कैलकुलेशन में है तो मिस कराएं, अगर कॉन्सेप्ट के अंदर है तो मेंशन करें ताकि मैं उसको करेक्ट कर लूँ, उसमें मेरी अपनी इंप्रूवमेंट होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट लेक्चर के लिए मुझे दें इजाज़त,
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।